For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट ऑफ एटीपी। बैलेंस शीट तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया। बैलेंस शीट ऑफ एटीपी, एटीपी की भी एक बैलेंस शीट होती है। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एटीपी का मतलब है कि एटीपी जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एटीपी कहाँ कहाँ बनता है, क्या ये डायरेक्ट एटीपी की फॉर्म में बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स एज सच प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या ये किसी और फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ एटीपी, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी बॉडी में जब फूड मटेरियल एंटर कर जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरीके से एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और मेन बात कहाँ पर कितने कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट बनते हैं और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स इनडायरेक्ट फॉर्म में तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एटीपी के बारे में पहले हमें एक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए कि एटीपी होता क्या है। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चलने के दौरान, खाने के दौरान, कुछ भी आप वाटर का इंटेक भी कर रहे हैं, अगर किसी के बारे में सोच भी रहे हैं, यहाँ तक कि आप मान लीजिए कि आप रेस्ट कर रहे हैं, तो ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्लीपिंग हो या स्टेपिंग हो, XYZ कोई भी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब एनर्जी की जब बात आती है तो आपके ब्रेन में तुरंत से एक नाम आ गया होगा और वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्स होते हैं। आप चपाती खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप राइस खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप आलू खा रहे हैं, पोटैटो का इंटेक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये बहुत सारे सोर्स होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के। अब बात आती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, इंटेक करने के बाद प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस चलता है? डाइजेशन का। डाइजेशन के प्रोसेस के लास्ट में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फाइन मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एंटर करते हैं, और ब्लड में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचते हैं। अच्छा, आप एक बात सोचिए, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी के हर एक पार्ट की ग्रोथ होती है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, आपने किसे सुना है कि भाई भूख लग रही है, शोल्डर को भूख लग रही है, शोल्डर को खाना चाहिए, फिंगर को भूख लग रही है, इसको नीड है फूड की, इसको फूड चाहिए, तो कैसे फूड देंगे, यहां से डालेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। सिंपल क्या होता है, हमने खाना खाया और हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फिर आपका फैट हो। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच गए हैं, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर आप एक बात सोचिए ना, हमारे पैरों की भी ग्रोथ होती है, हमारे शोल्डर की ग्रोथ हो रही है, हमारे नेक मसल्स की ग्रोथ हो रही है, बैक, हर एक पार्ट की ग्रोथ हो रही है, तो वहां तक वो फाइन मटेरियल कैसे पहुंच रहा है? ब्लड के जरिए। किस तरीके से पहुंचता है? ब्लड के जरिए। ब्लड ही एकमात्र वो तरीका है जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो पाता है इन सभी मटेरियल का। हालांकि एक स्मॉल लेवल पर लिम्फेटिक सिस्टम का भी जिक्र आता है, पर मेन हमारा ब्लड होता है। अब ब्लड ने अपना काम कर दिया, हर एक सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा दिया। ठीक है, ग्लूकोज सेल तक पहुंचने के बाद सेल में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल में एंटर कर जाता है, तो एंटर करने के बाद उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ जिससे कि एटीपी फॉर्मेशन हुआ। अब वही प्रोसेस हमें समझना है। तो बैलेंस शीट ऑफ एटीपी का मींस एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और साथ में यह समझना कि एटीपी कहां पर कितने डायरेक्टली प्रोड्यूस हुए और कहां पर सेल के अंदर, कहां पर इनडायरेक्टली किसी और फॉर्म में प्रोड्यूस हुए। तो ये चीज हमें क्लियर करनी होगी, जो हमारा आज का टारगेट रहेगा, आप लोगों को समझाना कि भाई एटीपी बैलेंस शीट मींस एटीपी फॉर्मेशन हमारी सेल में कहां कहां पर
कितने कितने होते हैं, डायरेक्टली कितने होते हैं और इनडायरेक्टली कितने होते हैं। देखिए ये जो मैंने एक डक्ट दिखाई है आपको, ये डक्ट क्या है, ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स मालूम है आपको, दो मेन टाइप के हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और सेल तक पहुंचने के बाद इस तरीके से आप एंटर करते हुए दिखाएंगे। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल में एंटर कर चुका है। ये मानकर चलते हैं कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारी सेल में एंटर कर गया है। एंटर करने के बाद दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। तो जब हमारी सेल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करता है तो 10 स्टेप्स क्रॉस करने के बाद ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज होता है। आप इसको पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है पायरुवेट के। ये जो प्रोसेस होता है इसको नीड नहीं है ऑक्सीजन की। तो ये कैसा होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और कहां चल रहा है ये, सेल के साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन जाते हैं, ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। देखिए इस सेल के अंदर मैंने बाकी ऑर्गेनेली को नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि कैसे हम एटीपी तक पहुंच पा रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हेडिंग डाला गया है बैलेंस शीट ऑफ एटीपी, मींस कहां कहां पर हमारी सेल में एटीपी डायरेक्टली बन रहे हैं और कहां पर इनडायरेक्ट फॉर्म में बन रहे हैं। लेकिन वो चीज हमें क्लियर तभी हो सकती है जब हमें पहले ये मालूम हो कि भाई सेल के अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है तो वो किस किस ट्रैक से गुजरता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। कोई साइकिल है, साइकिल मींस मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, तो उसका क्या नाम होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई इस मेटाबॉलिक पाथवे में इतने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं और दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में इतने एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तब हम फिर उसको टोटल काउंट कर पाएंगे कि भाई कितने एटीपी मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हुए और कितने हमने खर्च कर दिए इस काम को करने में, ठीक है। क्योंकि हर काम को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो मैंने अभी न्यूक्लियस वगैरह इन सब चीजों को हाइड कर दिया है, सिर्फ सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनेली दिखाई है और वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब देखिए हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर कर चुका है सेल के साइटोप्लाज्म में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चेंज होता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। किस प्रोसेस के जरिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जरिए। 10 स्टेप्स क्रॉस करने के बाद ये पॉसिबल हो पाता है। ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही पायरुवेट के मॉलिक्यूल एंटर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस दौरान पायरुवेट के मॉलिक्यूल को चेंज होना पड़ता है। और किस में, एक नई स्ट्रक्चर, एक नया नाम, और वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल चलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल। ये साइंटिस्ट ने अपने नाम के बेस पर ही इसका नाम दिया था, और हेंस क्रेब
वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद किस प्रोसेस की मदद से आगे नई चीज़ों को बना पाता है, और वो नाम क्या था? क्रेब्स साइकिल। और साइंटिस्ट का नाम हैंस क्रेब। जब ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इस क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट होने के बाद 3 चीजें बनती हैं। एक CO2 जो वेस्ट पार्ट है, यहां पर उसका कोई यूज नहीं है। यहां पर मैंने 2 एरो और लगाए हैं। एक आपका होता है यहां पे NaDH2, इसको बल्कि आप NaDH भी लिख सकते हैं। एक होता है FADH2। तो NaDH और FADH2 ये इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। मींस क्या है इसका? देखिए, कुछ तो ATP मॉलिक्यूल पूरे ट्रैक में डायरेक्ट बनेंगे, वो मैं आपको प्रोसेस के बाद में बताऊंगा आपको कि भाई कैसे कहां पर क्या हुआ है। लेकिन कुछ ATP मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं। मतलब क्या है इस बात का? किसी और रूप में बनते हैं, फिर वो कन्वर्ट होते हैं आगे चलकर ATP में डायरेक्टली। ठीक है, तो NaDH और FADH2 ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। जब क्रेब्स साइकिल के लास्ट में NaDH और FADH2 बन जाते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो ये दोनों ही एंटर करेंगे कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, NaDH और FADH2 दोनों ही एंटर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उस खाली जगह में एक साइकिल चलती है, उस साइकिल का नाम होता है ETC। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो भी शॉर्ट फॉर्म आ रही हैं मैं उसको बाद में साइड में लिख भी दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन के जरिए क्या फायदा होने वाला है? जो NaDH और FADH2 मींस इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बने थे, वो इस साइकिल की मदद से, ETC साइकिल की मदद से चेंज हो जाएंगे। और किसमें चेंज हो जाएंगे? H आयंस। बहुत सारे H आयंस बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि NaDH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए चेंज हो जाते हैं किसमें? H आयंस में। क्लियर? और ये H आयंस फिर वापस क्रिस्टा वाले ट्रैक से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस होता है, वहां पर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में एंटर करते हैं, और जिस समय वो क्रिस्टा वाले पार्ट से गुजरते हैं वहीं पर उनको एक एंजाइम मिलता है, ATPase, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये ATPase एंजाइम और ये H आयंस ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? ATP। तो फाइनल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूं यहां पर। ATP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP प्रोड्यूस करता है, लेकिन किस चीज की प्रेजेंस में? ATPase ये एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये काम हो पाता है। ठीक है, अब आपने प्रोसेस तो सुन लिया है कि भाई एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से लास्ट में ATP बनते हैं। कैसे? ये ट्रैक आपको पता चल गया है। यहां पर मैंने 3 साइकिल का जिक्र किया है। कौन सी 3 साइकिल का? ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड नंबर क्रेब्स साइकिल, नंबर थर्ड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन, ETC। ये जो 3 साइकिल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हमें बैलेंस शीट के बारे में देखना है, मतलब कहां कहां पर एटीपी डायरेक्ट बने हैं और कहां कहां पर इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको बहुत आसानी से, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसने एक प्रोसेस चलाया, 10 स्टेप क्रॉस करने के बाद वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चेंज हुआ 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, लेकिन इस दौरान उसे 10 स्टेप क्रॉस करने होते हैं और हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है ना, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लाइकोलाइसिस। इसको ईएमपी भी कहा जाता है, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे, ईएमपी। एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। तो देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर कर चुका है हमारी सेल में। अब हम देखने वाले हैं कि कहां पर कितने कितने एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्ट फॉर्म होते हैं और कितने इनडायरेक्ट फॉर्म होते हैं। बेसिकली जो हमारा टारगेट रहता है, ये जो रूल होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। लेकिन इस काम को करने में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आपको मालूम भी है कि हर काम को करने में एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं हमारी सेल के अंदर, इसमें भी तो एनर्जी की नीड है ना। तो इसलिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं। तो नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन मींस कितना आया कितना गया, बचा हुआ पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो नेट गेन है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के द्वारा 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन उसमें से 2 खर्च हो जाते हैं। तो नेट गेन कितना हुआ, 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, लेकिन 2 लॉस में हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उन एटीपी मॉलिक्यूल का। तो नेट गेन हमारा बचता है कितना, 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस करता है, 38 एटीपी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कहां पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं एटीपी के। देखिए सबसे पहला हमारा है फर्स्ट स्टेप, वो है ग्लाइकोलाइसिस का। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेंज होना 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, यहां पर डायरेक्ट कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। 2 एटीपी मॉलिक्यूल तो इस प्रोसेस में डायरेक्ट बन जाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, NADH, ये कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास NADH के डायरेक्ट, 2 मॉलिक्यूल NADH के प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ATP के डायरेक्टली आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल NADH का कितने ATP बना सकता है, 3 मॉलिक्यूल। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 6 ATP। ठीक है, तो 6 एटीपी मॉलिक्यूल NADH के जरिए प्रोड्यूस हुए, मतलब कन्वर्ट करने के बाद, और 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के डायरेक्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर पे हम क्रेब्स साइकिल पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, अभी एसिटाइल कोएंजाइम A का जिक्र करेंगे। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, जिस समय 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में। लेकिन इस दौरान यहां पर 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, कितने NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2
NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। और अगर आप इसको भी कन्वर्ट करके देखेंगे तो कितना आंसर आता है हमारे पास, 2 3 जा 6 ATP मॉलिक्यूल। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, तो दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल को मिलाकर बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप बोलते हैं कि सिंगल पायरुवेट का मॉलिक्यूल सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है तो 1 NADH बनेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल थे ना, तो 2 ही हमारे पास क्या बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और टोटल 2 NADH। समझ पा रहे हैं ना? तो कितने, 2 NADH। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि ये जो सारा डेटा है मैं आपको किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लास्ट तक कैसे पहुंच पा रहा है, एटीपी फॉर्मेशन कैसे हो पा रही है, यहां पर कितने कितने नंबरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है या 2 बने हैं, तो आंसर है 2 बने हैं, और टोटल के दौरान यहां पर 1 NADH बन जाता है, और दूसरे वाले में 1 NADH बनेगा, तो टोटल करेंगे आप तो हमारे पास 6 ATP मॉलिक्यूल यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है किस चीज का, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, नंबर 3 ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, अब देखिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुके हैं ना, हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैं इसको चलिए सेपरेट करके लिख देता हूं, 3 NADH, 1 FADH2। ठीक है, तो 3 NADH के बेसिस पर कितना, 9 मॉलिक्यूल हमारे पास एटीपी के, और 1 FADH, जो FADH है उसका रूल क्या होता है, वो 2 मॉलिक्यूल बना पाता है एटीपी के। तो यहां पर कितने, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के इससे आ गए, और 9 मॉलिक्यूल हमारे पास इससे आ गए, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। तो जैसा कि हमने देखा 3 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है, और डायरेक्ट 1 ATP भी फॉर्म होता है। लेकिन ये जो पूरा केस है ये सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बेस पर चल रहा है, लेकिन आपको पता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बने थे, तो इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब एक बार काउंट करके देखते हैं कि कितने एटीपी बने हैं। 9 एटीपी तो हमारे पास इससे बन गए हैं, है ना, 2 एटीपी हमारे पास यहां से आ गए हैं, और 1 एटीपी हमारे पास यहां से आ गया है। तो आप टोटल कीजिए, 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान तैयार हो जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल कितना कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 24 मॉलिक्यूल एटीपी के तैयार हो गए हैं। टोटल 24 एटीपी molecule produced during Krebs cycle। ठीक है, तो टोटल 24 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग Krebs cycle। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के बेस पर साइकिल 2 बार चलती है। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करता है कितने, 12, टोटल मैंने यहां पर लिख दिया है, लेकिन हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए थे, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो पूरा सेट हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 जा 24, तो टोटल 24 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द Krebs साइकिल, जो Krebs साइकिल का प्रोसेस है उस दौरान। अब देखिए 24 मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पर आ गए हैं, इनको टोटल कीजिए जरा, 6 मॉलिक्यूल ये हैं, 2 मॉलिक्यूल ये हैं, तो कितना बनता है, 8 मॉलिक्यूल एटीपी का। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 NADH, तो 2 NADH का अगर आप टोटल करते हैं एटीपी के बेस पर तो कितना आ जाएगा, 6 एटीपी। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 एटीपी। मैं इसको ऐसे टिक लगा देता हूं, ध्यान रहेगा आपको उससे। ठीक है,
अब आप इसको टोटल कीजिए जरा, 14 और 24, 14 और 24 टोटल अगर आप करते हैं तो आंसर आता है 38। कितना आंसर आता है? 38। इसको यहां लिख देते हैं, 1 ग्लूकोज 38 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन आप एक बात सोचिए कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल बने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था -2। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं। तो कहां पर खर्च हो रहे हैं वो हमारा अभी पॉइंट बचा हुआ है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब उसको क्लियर करते हैं कि जिस समय मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है 10 स्टेप क्रॉस करने के बाद, जिसमें एटीपी का डेटा कुछ इस तरीके से था कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्ट बनते हैं, लेकिन 2 NADH बनते हैं जो इनडायरेक्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं, जो आगे चलकर 6 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जो 2 ATP मॉलिक्यूल हैं और ये जो NADH बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इस पूरे सेट को जब शिफ्टिंग की जाती है, ये मटेरियल पास आउट होता है, कहां पर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उस ट्रांसमिशन के दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल का लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो 2 ATP मॉलिक्यूल हैं जो डायरेक्ट बन चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं NADH वगैरह को शिफ्ट करने में, पाइरुवेट मींस साइटोसोल वाली लोकेशन से कहां पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने में। ठीक है ना? तो इस तरीके से नेट गेन हमारा होता है कितना? 36 ATP मॉलिक्यूल। देखिए क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं। आपने नोटिस किया होगा अभी यहां पर 10 स्टेप्स देखे जा रहे हैं और हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप यहां बीच में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इतने सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर एक एंजाइम भी गड़बड़ करता है, एक भी एंजाइम अगर आपकी बॉडी में सेल के अंदर ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो अवेलेबल नहीं है, तो आप बोलेंगे कि हमने तो खाना खाया लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है मेटाबॉलिक पाथवे को लेकर, और जिसको हमें समझना होता है। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये कि बैलेंस शीट एटीपी की क्या है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट ऑफ एटीपी मींस एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली कहां कहां बन रहे हैं और इनडायरेक्टली कहां कहां बन रहे हैं। टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? 38, लेकिन 2 मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं इस काम को करने में। खर्च कहां हो रहे हैं वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हुए हैं NADH2 को, या NADH भी कह सकते हैं आप उसको, डायरेक्टली जब शिफ्टिंग की जाती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का टारगेट था जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उनको समझाना, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर वक्त चाहिए होती है, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम खा रहे हों, या हम पी रहे हों, या कुछ भी काम कर रहे हों, या हम वीडियो बना रहे हों। ठीक है, तो इस एनर्जी को कम से कम समझना तो बनता ही है कि भाई कहां कहां पर ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने। इसीलिए हमने एक टॉपिक तैयार किया आज के लिए, और वो क्या था? बैलेंस शीट ऑफ एटीपी। एक चीज आप यहां पर और भी ध्यान रख सकते हैं कि जो 1 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सिंगल ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल 45% एफिशिएंसी दिखाता है, और सिंगल ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है कितनी एनर्जी को? 1300 किलो जूल। ठीक है, अप्रॉक्स 1300 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है 1 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बेसिस पर। ठीक है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1300 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 45% एफिशिएंसी होती है। ये भी याद रखिएगा, मींस 45% ही हम एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो पाती है एटीपी की फॉर्म में। बाकी जो रेस्ट वैल्यू है ये सब हीट की फॉर्म में लॉस में चली जाती है। ठीक है, तो आप अच्छा फूड खाते रहिए, एनर्जी आपकी बॉडी में बनती रहेगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है और ऑक्सीजन, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो हमारे ब्रेन की नीड होती है वो क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए